इचिरो इनुयाशिकी एक औसत कामकाजी लड़का था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। हालांकि उनके प्रयासों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया गया और उनके परिवार ने उनके साथ खराब व्यवहार किया। हाल ही में उन्होंने एक अच्छे पड़ोस में एक नया बड़ा घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जुटाए थे, यह उम्मीद करते हुए कि इससे उनकी बेटी मैरी और उनके बेटे ताकेशी को खुशी मिलेगी। लेकिन किस्मत अच्छी थी, जब उन्होंने पास में एक भव्य घर देखा तो उन्होंने गलती से सोचा कि यह उनका है। इचिरो अपनी बचत से यह सबसे अच्छा काम कर सकता था, लेकिन बच्चों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सभी को खुश करने की कोशिश में इचिरो ने उनका पसंदीदा भोजन खरीदने का वादा किया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वे इचिरो को अकेले खाना खाने के लिए छोड़कर रात के खाने के लिए बाहर चले गए। एक दिन देर तक काम करने और थककर घर लौटने के बाद इचिरो ने खुद को एक अंधेरी गली में पाया कि ठगों का एक समूह पैसे के लिए एक आदमी को पीट रहा था। वो मदद करना चाहता था लेकिन बहुत डरता था। जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि मैरी निराशा से भरी हुई उसे देख रही है। वो पीछे नहीं हटी और उसे याद दिलाया कि वो काय था। इचिरो अपने घर के सामने बैठा सोच में डूबा हुआ था। तभी हनाको नाम का एक कुत्ता स्नेह की तलाश में उसके पास आया। कुत्ते के कॉलर पर विनती लिखी थी, कृपया उसका ख्याल रखें। इचिरो को कुत्ते पर दया आ गई, लेकिन उसकी पत्नी ने जोर देकर कहा कि वह इससे छुटकारा पाले। इसके अलावा उसने उसे एक मेडिकल रिपोर्ट सौंपी, जिससे पता चला कि उसे एक और जांच की जरूरत है। अगले दिन इचिरो ने अस्पताल का दौरा किया और विनाशकारी समाचार प्राप्त किया। उसे तीसरे चरण का कैंसर था, जो उसके पूरे शरीर में फैल रहा था और जीने के लिए केवल कुछ ही महीने बचे थे। निदान से अभिभूत होकर उसने अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता, उसने अचानक कॉल बंद कर दी। उनके बच्चों ने उनके फोन का जवाब भी नहीं दिया। निराशा से भारी दिल इचिरो हनाको को टहलने के लिए ले गया, ये सोचकर कि क्या उसके परिवार को उसकी हालत के बारे में पता चलने पर आंसू भी आएंगे। भारी मन से उसने हनाको को सड़क के किनारे छोड़ दिया और एक पार्क में भाग गया। उसे आश्चर्य हुआ जब वफादार कुत्ता उसके पीछे चला गया, यह महसूस करते हुए कि कुत्ता ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसकी परवाह करता था। इचिरो हनाको से माफी मांगते हुए रोने लगा। कुछ ही क्षण बाद उसने देखा कि पास ही एक पार्क की बेंच पर एक और आदमी बैठा है। अचानक आकाश में एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकी, जो बढ़ती ही जा रही थी। आसमान से कोई बहुत बड़ी चीज गिरी, जिससे इचिरो और उसके पास मौजूद व्यक्ति पर हमला हुआ और एक पल में उनका जीवन समाप्त हो गया। अगले दिन इचिरो उसी पार्क में जागा जहां वह पिछले दिन उतरा था, और उसे आश्चर्य हुआ, हनाको ठीक उसके बगल में था। जैसे ही वह अपने चश्मे की ओर बढ़ा, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वह उसके बिना भी पूरी तरह देख सकता था। वह हतप्रभ और अनिश्चित था कि क्या करे। वो घर चला गया। हालांकि चीजों ने एक विचित्र मोड़ ले लिया जब उसका हाथ एक हथियार जैसे उपकरण में बदल गया और उसने अपने नाश्ते को हिंसक रूप से उल्टी कर दिया। उसका सदमा तब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया जब उसका चेहरा बिखर गया, जिससे उसके सिर के अंदर एक जटिल विद्युत प्रणाली का पता चला। टुकड़े टुकड़े करके उसका पूरा शरीर एक मशीन में तब्दील हो गया। ये पता चला कि पिछली रात जिस अजीब वस्तु ने उस पर हमला किया था, वह उस वस्तु को चलाने वाले एलियंस की ओर से एक गलती थी। उन्होंने अनजाने में इचिरो को मार डाला था और फिर उसे भावनाओं के साथ एक मशीन के रूप में पुनर्जीवित कर दिया था। अब उसके पास अलौकिक शक्ति और दुनिया की किसी भी मशीनरी की शक्ति थी। इस असाधारण क्षमता के बावजूद वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या वह अपना समय बिना सोचे समझे टिकटॉक पर स्क्रॉल करने में बिता देगा। इस बीच हिरो नाम का जो व्यक्ति उसके साथ था, उसने भी महाशक्तियाँ प्राप्त कर ली। हिरो अपने दोस्त नाओयुकी के घर गया, जहां उसने अपनी उंगलियों से एक पक्षी को मारकर अपनी नई क्षमताओं का प्रदर्शन किया। फिर वह नाओयुकी को एक पार्किंग स्थल पर ले गया और अपने दिमाग से वाहनों को चलाकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया। हिरो की शक्तियों से नाओयुकी पूरी तरह से चकित रह गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सपने में फंस गया हो। जैसे ही इचिरो ने घटनाओं के अजीब मोड़ से जूझना जारी रखा, उसकी नजर सड़क के किनारे एक घायल कबूतर पर पड़ी। जब वह उसे उठाने के लिए नीचे पहुंचा, तो उसके हाथों ने चमत्कारिक ढंग से पक्षी को ठीक कर दिया, जो तुरंत उड़ गया। इस नई क्षमता के बाद उसकी सुनने की शक्ति बढ़ गई, जिससे उसे अपने बेटे को बचाने के लिए डॉक्टरों से एक माँ की बेताब गुहार सुनने की अनुमति मिली। अपनी तीव्र इंद्रियों से प्रेरित होकर उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर एक बीमार बच्चे को पाया। जैसे ही उसने लड़के के चेहरे को छुआ, कबूतर के साथ दिखाई गई उपचारात्मक शक्तियाँ एक बार फिर प्रकट हो गईं। इचिरो ने खुशी से बच्चे को सूचित किया कि वो ठीक हो गया है और खुशी की भावना के साथ घर लौट आया है।
हालांकि नाओयुकी को अपनी खुद की चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब उसके सहपाठियों ने उसे धमकाया। हिरो ने हस्तक्षेप किया और धमकाने वाले को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे नाओयुकी ने उसे रोका। इस घटना से पता चला कि हिरो की नई शक्तियों ने उसे हिंसक बना दिया था, जिससे नाओयुकी भयभीत हो गया था। हिरो की कक्षा की एक लड़की चियोन, जो उस पर क्रश थी, ने एक साहसिक कदम उठाया और अपनी भावनाओं को कबूल किया, जिससे हिरो स्तब्ध रह गया। बाद में हमें हिरो की माँ, एक रेस्तरां में वेट्रेस, और उसके पिता, एक अमीर आदमी से मिलवाया जाता है, जिसने हिरो की माँ को दूसरी महिला के लिए छोड़ दिया था। हिरो को अपने पिता से कोई प्यार नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके और अपने नए परिवार के साथ रात्रि भोज में शामिल होता था। हिरो के सौतेले भाई बहन उससे प्यार करते थे, लेकिन वह अपनी संघर्षरत माँ के बारे में सोचते हुए उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करता रहा। जैसे ही आधी रात हुई, हिरो घर वापस जा रहा था, तभी उसने एक खुशहाल परिवार की आवाज सुनी, जो उसके पिता के नए जीवन की एक दर्दनाक याद थी। गुस्से में आकर वो उनके घर में घुस गया और घृणित कृत्य किया, जिससे माता पिता बेजान हो गए और उनकी बेटी को दालान से नीचे भागना पड़ा। हिरो की नई शक्तियों ने प्रतिशोध की उसकी खोज को बढ़ावा दिया। इस बीच इचिरो अपनी शक्तियों का उपयोग भलाई के लिए कर रहा था और अस्पताल में कई बीमार बच्चों को ठीक कर रहा था। हालांकि चौंकाने वाली हत्या अगले दिन सुर्खियों में रही, क्योंकि घटनास्थल पर कोई गोलियां नहीं मिली। अब युकी को ये चिंता बढ़ गई कि उसका दोस्त हिरो इस भयानक अपराध में शामिल हो सकता है। जब वे आखिरकार मिले, तो हिरो ने युकी को पर्याप्त धनराशि की पेशकश की, जिससे दोनों दोस्तों के बीच गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। अब युकी को समझ नहीं आ रहा था कि हिरो इतनी आसानी से निर्दोष लोगों की जान कैसे ले सकता है, और उसने फैसला किया कि वह अब उसका दोस्त नहीं रह सकता। नाओयुकी के शब्दों से हिरो टूट गया और सदमे की स्थिति में घर लौट आया। हिरो के घर वापस आकर उसे एक और झटका लगा जब उसे पता चला कि उसकी माँ को अग्नाशय का कैंसर है। भावनाओं से अभिभूत होकर वो उसकी बाहों में रोया और उसे मरने नहीं देने की कसम खाई। इस बीच इचिरो के घर में अराजकता फैल गई, क्योंकि उसका बेटा अपनी माँ के पस से पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था, और मैरी ने खुलासा किया कि उसे विश्वविद्यालय में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं थी। निराशा तब चरम पर पहुंच गई जब इचिरो सभी को आश्वस्त करने का प्रयास कर रही थी। मैरी की हंसी का सामना करना पड़ा। उसने खुलासा किया कि ताकेशी को स्कूल में धमकाया जा रहा था और उसकी माँ का एक छोटे आदमी के साथ संबंध था। अपने पिता को चोट पहुंचाने की मैरी की कोशिश सफल हो गई, जिससे उस रात इचिरो अपने कमरे में अकेला रह गया और आंसू बहाता रहा। अंधेरे में इचिरो ने युकी को भगवान से प्रार्थना करते हुए हिरो से लोगों को मारना बंद करने की विनती करते हुए सुना। यह महसूस करते हुए कि प्रार्थनाएं हिरो पर निर्देशित थीं, इचिरो को उद्देश्य की वृद्धि महसूस हुई और वो तुरंत नाओयुकी से मिलने के लिए उड़ गया। दिल से दिल की बातचीत के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इचिरो और हिरो दोनों को किसी उच्च शक्ति द्वारा बदल दिया गया था। अब युकी ने हिरो को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए इचिरो को प्रशिक्षित करने की पेशकश की। हालांकि उनके पास समान शक्तियां थीं, हिरो की उन पर महारत इचिरो से कहीं अधिक थी। अगले दिन वे एक परित्यक्त गैराज में मिले और युकी ने इचिरो को अपनी उंगलियों से गोली चलाना सिखाना शुरू कर दिया। कुछ अभ्यास के बाद इचिरो सफल हो गया, लेकिन वह जानता था कि उसे और अधिक की आवश्यकता है। इस बीच हिरो और उसकी माँ डॉक्टर के पास गए, जहां हिरो ने चमत्कारिक रूप से गायब हुई कैंसर कोशिकाओं के बारे में खुलासा किया। परिवर्तनकारी शक्तियों की प्रकृति पर विचार करते हुए वे चकित होकर डॉक्टर के कार्यालय से चले गए। 6 पुलिसकर्मियों ने हिरो को घेर लिया। वे उन हत्याओं की श्रृंखला के बारे में पूछताछ करने के लिए दृढ़ थे, जिन्होंने उनके समुदाय को हिलाकर रख दिया था। हिरो की मां ने जवाब के लिए बेताब होकर अपने बेटे से पूछा कि उसने क्या किया है। घबराहट के एक क्षण में हिरो ने दौड़ लगा दी। पुलिसकर्मियों द्वारा उसे पकड़ने के प्रयासों के बावजूद हिरो अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करके पकड़ने से बचने में भागने में सफल रहा। घटनाओं के एक भयावह मोड़ में उसने 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि वो भीषण हत्याओं के पीछे मुख्य संदिग्ध था। उनका चेहरा और कहानी अब समाचारों में छाई हुई थी। अगले दिन हिरो की दोस्त शियोन ने उसे एक पुल पर पाया और उसे अपने घर में शरण देने की पेशकश की। वो उन लोगों के प्रति उदासीन लग रही थी जिन्हें हिरो ने मार डाला था, और जब तक उसे जरूरत थी तब तक उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी। शियोन अपनी दादी के साथ रहती थी, जिससे हिरो के लिए उनके घर में छिपा रहना आसान हो गया। इस बीच इचिरो ने अपनी उंगलियों से शूटिंग में अपने कौशल को निखारा था, और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास हुआ कि पानी उसकी शक्तियों के लिए ईंधन के रूप में काम करता है। हालांकि उन्हें ये भी पता चला कि उन्हें सोडियम पानी से एलर्जी है।
जैसे ही हीरो छिपा, मीडिया ने ऑनलाइन मौत की धमकियों और सार्वजनिक उत्पीड़न के जरिए उसकी मां को निशाना बनाया। अपराधबोध से अभिभूत हीरो ने उसे टीवी पर पीड़ित होते देखा। समाचार के माध्यम से उसके दुखद भाग्य के बारे में जानने से वो टूट गया और उसका दुख उग्र क्रोध में बदल गया। उसने उन लोगों से बदला लेने का संकल्प लिया जिन्होंने उसकी मां को नुकसान पहुंचाया था। हीरो ने अपनी शक्तियों का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से लोगों को उनके उपकरणों को लक्षित करके खत्म करने, उन लोगों को ट्रैक करने के लिए करना सीखा जिन्होंने उसकी मां के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट की थीं। दूसरी ओर इचिरो एक सतर्क रक्षक बन गया था जो उन लोगों का शिकार कर रहा था जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ऑनलाइन उपस्थिति का इस्तेमाल करते थे। एक रात हीरो ने अपने अमानवीय स्वभाव के प्रमाण के रूप में चेएने को अपनी रोबोटिक भुजा प्रकट की। उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपने पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ गया। जब वे शहर की गगनचुंबी इमारतों पर उड़ान भर रहे थे तो उसने हमेशा उसके साथ रहने का हार्दिक वादा किया। अनसुलझी हत्याओं ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और लोगों को उन्माद में डाल दिया। हत्या के प्रयास में जीवित बचे 5 लोगों ने बताया कि गोली लगने से ठीक पहले उन्होंने हीरो को अपने फोन स्क्रीन पर देखा था। त्रासदी फिर से हुई जब स्नाइपर्स के एक समूह ने अचानक चेएने की रसोई में गोलीबारी शुरू कर दी। हीरो ने उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन घातक रूप से घायल चेन को बचाने में असमर्थ रहा, जिससे वो दुखी हो गया और अपने कार्यों के परिणामों से परेशान हो गया। चेन के चले जाने के बाद हीरो ने पाया कि उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। वो प्रतिशोध की स्तब्ध भावना से ग्रस्त था। एक झटके में उसने खुद को एक खिड़की के माध्यम से प्रेरित किया और उड़ान भरी, जिससे पुलिस अचानक हुई घटनाओं से पूरी तरह से चकित रह गई। हीरो के घातक इरादों से अवगत इचिरो ने तुरंत अपने परिवार को स्मार्टफोन का उपयोग करने से परहेज करने और घर पर सुरक्षित रहने का निर्देश दिया। फिर भी हमेशा की तरह उनके परिवार ने उनकी चेतावनियों पर बहुत कम ध्यान दिया। हीरो ने मौके का फायदा उठाते हुए टोक्यो के हर स्मार्टफोन को हैक कर लिया और जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सभी 120 मिलियन निवासियों को तब तक खत्म करने की कसम खाई जब तक कोई भी नहीं बचा। एक पल भी बर्बाद किए बिना हीरो ने होर्डिंग के माध्यम से खुलेआम गोलीबारी करके एक विनाशकारी हमला किया, जिससे कुछ ही मिनटों के भीतर सैकड़ों लोग हताहत हो गए और शहर में अराजकता फैल गई। इचिरो और यूरी ने हीरो की क्षमताओं पर नियंत्रण करके और शहर के सभी कंप्यूटरों को हैक करके हस्तक्षेप किया। उन्होंने सभी से अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर से दूर रहने का आग्रह किया, जिससे हीरो के जानलेवा तांडव को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। जैसे ही हीरो को एहसास हुआ कि ऐसी शक्तियों वाला वह अकेला नहीं है, उसने शहर के विभिन्न हिस्सों में मिसाइलें लॉन्च करके अपनी योजना बदल दी, जिससे अराजकता बढ़ गई। इचिरो ने अंततः हीरो के स्थान का पता लगाया और उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। 2 महाशक्तिशाली व्यक्तियों का एक गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर आमना सामना हुआ। इचिरो द्वारा हीरो को समझाने की कोशिशों के बावजूद लड़ाई जारी रही, जो टोक्यो के आसमान तक पहुंच गई। हीरो की मिसाइलों ने मैरी सहित अनगिनत निर्दोष लोगों को घायल कर दिया, जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। गहन संघर्ष के बाद वे एक इमारत की छत पर उतरे। इचिरो ने एक बार फिर हीरो से रुकने के लिए आग्रह किया, लेकिन हीरो अवज्ञाकारी रहा। एक चालाक चाल में इचिरो ने एक पानी की बोतल को नीचे गिरा दिया जिसे हीरो पीने वाला था। उसने चुपचाप उसकी जगह सोडियम पानी वाली बोतल रख दी। परिणामों से अनजान हीरो ने पानी गिरा दिया और हवा में मिसाइलों से इचिरो पर बमबारी करने लगा। वह अंतिम घातक झटका देने के कगार पर था जब सोडियम पानी के प्रभाव ने उसे कमजोर कर दिया, जिससे वह आसमान से गिर गया। जैसे जैसे अराजकता बढ़ती गई, हीरो को स्पष्टता का एक क्षण मिला। उसे एहसास हुआ कि वह इस दुखद कहानी का खलनायक बन गया है। इस एहसास के बीच इचिरो अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे उतरा और उसे एक इमारत के मलबे के बीच मौत के कगार पर पाया। उसने उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियां लगाईं और जैसे ही उन्होंने इस पुनर्मिलन का जश्न मनाया, हीरो घटनास्थल पर लौट आया। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में हीरो ने इचिरो पर कब्जा कर लिया और आगामी संघर्ष में मैरी को गोली मार दी गई। क्रोध से प्रेरित होकर इचिरो की रोबोटिक शक्तियां बढ़ गईं और उसने एक अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया। हीरो इचिरो की नई शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका, उसका हाथ अलग हो गया था। एक चरम क्षण में इचिरो ने मैरी को बीच हवा में पकड़ लिया, जिससे वो घातक रूप से गिरने से बच गई। मैरी को अपने पिता के चरित्र की वास्तविक प्रकृति का एहसास हुआ। उसने प्रशंसा से देखा क्योंकि इचिरो ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया था। इस गहन टकराव के 1 सप्ताह बाद प्रेस ने हीरो को मृत घोषित कर दिया।
इचिरो, जो अब अपने परिवार में विशेष रूप से अपनी बेटी द्वारा सम्मानित था, बदल गया था, जो महाशक्तियां हासिल करने और हीरो के साथ टकराव की कीमत पर आया था। अंतिम क्षणों में ये स्पष्ट हो जाता है कि हीरो वास्तव में बच गया है और उसे अपने दोस्त के साथ बातचीत में व्यस्त दिखाया गया है।